नमस्कार, राम राम। आपने अक्सर चर्चा में दो लोगों के बीच में या तीन चार लोगों के बीच में बातचीत में आपने सुना होगा, कई बार लोग कहते हैं कि ज़्यादा पिंगल न पढ़ो। उनमें से बहुत सारे लोग यह जानते नहीं कि पिंगल न पढ़ो किस संदर्भ में कहा जाता है। क्या पिंगल कोई मनुष्य थे या पिंगल कोई शास्त्र है? पिंगल है क्या? हमने भी बहुत बाद में जाना कि पिंगल क्या है। पिंगल एक ऋषि थे प्राचीन भारत के। इस ईसा से 200-300 शती पहले की बात है ये। बहुत सारे आचार्यों के अनुसार वे महानतम वैयाकरण पाणिनि के भाई भी माने जाते हैं। इन दिनों ट्विटर पे एक चर्चा जो है बड़ी गर्मा गर्म हो रही है कि आधुनिक गणित में जो बाइनरी सिस्टम है उसके खोजकर्ता कौन है, क्योंकि भारत में और विदेश में भी अब बहुत बड़ी संख्या में ये लोग मानने लगे हैं कि बाइनरी सिस्टम के प्रथम खोजकर्ता यानी आधारभूत संरचना करने वाले व्यक्ति जो थे वे पिंगल थे। पिंगल ने छंद सूत्र की रचना की थी। संस्कृत काव्यों में जो छंद होते हैं उसका व्यवस्थित और एक तरह से गणितीय ढंग से वर्णन कैसे किया जाए, जो कि बहुत ही गहन और बड़ा ही सूक्ष्म शोध कार्य था, उसे उन्होंने किया था। उन्होंने लघु और गुरु वर्णों के आधार पर छंदों का जो है वर्गीकरण किया। गुरु और लघु के लिए उन्होंने जो है 1 और 0 का प्रयोग किया था। 0 शब्द जो है उसके प्रथम प्रयोक्ता भी पिंगल ही माने जाते हैं। यानी ये बात भी जो है अस्तित्व में आ जाती है कि 0 ईसा से जो है बहुत पहले भारतीय चिंतन परंपरा में, ज्ञान परंपरा में 0 का अस्तित्व रहा है। तो ये जो पूरा छंद शास्त्र है और जो उन्होंने छंदों का वर्गीकरण किया है जिस तरह से गुरु और लघु के रूप में, उसे जो है उसमें और आधुनिक बाइनरी सिस्टम में बहुत अधिक साम्य पाया जाता है। इसीलिए गणित और कंप्यूटर साइंस में भी कई बार पिंगल का उल्लेख मिलता है और इस बात को सभी स्वीकार करने लगे हैं आधुनिक जगत में। छंदों की जितनी संभावनाएं हो सकती हैं उन सबको गिनने के लिए उन्होंने एक विधि दी थी जिसे मेरु प्रस्तार कहा जाता था। मेरु प्रस्तार जो है उसको बहुत सारे लोग पास्कल की जो ट्रिग्नोमेट्री है उससे बहुत अधिक मिला करके देखते हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये उसी का प्राचीन रूप है जो कि बहुत एडवांस होकर के बहुत सारी नई चीज़ें उसमें जुड़ गई हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थियरी कहते हैं उसका भी प्रारंभिक रूप जो है यही माना जाता है। पिंगल गणित में, साहित्य के शास्त्र में, छंद शास्त्र में और तर्क शास्त्र, इन तीनों में धुरंधर विद्वान थे। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि 0 के प्रथम प्रयोक्ता भी माने जाते हैं। हमें इसको एक स्वस्थ दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ इस तरह के दावे करते हैं कि सब कुछ हमने ही खोजा, तब हम अपनी ही ज्ञान परंपरा का अपमान करते हैं। परंतु जब हम अपनी उस परंपरा को भूल चुके होते हैं और एक तरह से उसके बारे में अनभिज्ञ होते हैं, तब हम दूसरे तरह से भारतीय सभ्यता संस्कृति का अपमान करते हैं। क्योंकि आधुनिक संसार के जितने भी स्वस्थ मना चिंतक, विचारक, गणितज्ञ और वैज्ञानिक हैं, वे अब खुले मन से स्वीकार करते हैं कि प्राचीन भारत में जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा थी वो बहुत एडवांस थी। चाहे वो खगोल विज्ञान हो, ब्रह्मांड के बारे में हो, धरती के बारे में हो, जीव जगत के बारे में जो भी उन्होंने शोध किया या स्थापनाएं दी, वो सब बहुत गहन चिंतन से उपजी हुई स्थापनाएं हैं जो इस सत्य को प्रमाणित करती हैं कि प्राचीन भारत के जो ऋषि थे वे जब कुछ स्थापना देते थे या कोई सिद्धांत देते थे या कोई सूत्र देते थे तो उसमें बहुत गंभीर मनन और शोध जो है मिला होता था। उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप उथला कह करके खारिज कर सकें। पिंगल ने जो छंद सूत्र की रचना की और गुरु और लघु के सहारे जो है वर्गीकरण जिस तरह से किया, उसके बारे में ये मान्यता है, अधिकांश लोग यही मानते हैं कि ये जो ज्ञान था इसे बौद्धों ने लिया, बौद्ध इसे चाइना लेकर गए और चाइना से जो है ये पश्चिम में फैला, जिसके बाद कि उसे
आधुनिक रूप में हम देखते हैं या विस्तार दिया गया। इसलिए इस सत्य को भी हमें स्वीकार करना चाहिए, जो कि आधुनिक पश्चिम के जितने भी मैंने कहा कि जो बड़े लोग हैं वो इसे स्वीकार करते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को बचाए रखने के लिए, चूँकि अब इसे पश्चिम के लोग मानने लगे हैं, एक तरह से सम्मान देने लगे हैं, तो इसे भारतीय समाज में भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, उतनी ही स्वीकृति मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर भारत के लोग ही इस महत्ता को नहीं जानेंगे या अपने प्राचीन ऋषियों के द्वारा दिए गए ज्ञान को नहीं जानेंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। क्योंकि जहाँ जिस संस्कृति जिस सभ्यता में ये ज्ञान उपजे हैं, उस सभ्यता संस्कृति में उसे बचा करके रखना अधिक महत्वपूर्ण है। आज की युवा पीढ़ी अगर नहीं जानती है कि पिंगल कौन थे, पिंगल ने क्या किया, तो उसका होना न होना व्यर्थ हो जाता है, पश्चिम में लोग भले ही जान जाएं। इसलिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में जो पाठ्यक्रम है, जो स्कूली शिक्षा है, उसमें मेरा यह स्पष्ट दृष्टिकोण है कि ये सब चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। पिंगल के बारे में तो मुझे लगता है कि बचपन में मैंने भी नहीं पढ़ा था। जब एक समय में नैतिक शिक्षा जो है हमारे पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग हुआ करती थी, उस समय भी पिंगल आदि ऋषियों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। जो पढ़ाया जाता था उसे हमें याद करना चाहिए। मुझे ध्यान है, बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, लेकिन पिंगल आदि के बारे में नहीं। बल्कि ये कहा जाना चाहिए कि भारतीय ज्ञान विज्ञान की जो गहन परंपरा थी, उसके बारे में बहुत अधिक जानकारी उस समय भी पाठ्यक्रम में नहीं दी जाती थी। भले ही ऋषि मुनियों की कथाएं पढ़ाई जाती थी, आरुणि आदि की कथाएं पढ़ाई जाती थी, धौम्य ऋषि और तमाम नैतिक शिक्षा होती थी, आचरण वाली शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जो गणित में, विज्ञान में, दर्शन में प्राचीन भारत ने कार्य किए थे, उन सब कार्यों के बारे में पाठ्यक्रम में बहुत ही कम जगह होती थी। इसलिए आज के समय में उन सब विषयों को बहुत ही गंभीरता से भारतीय पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि कोई अगर ये कहे कि ज़्यादा पिंगल न पढ़ो, तब उसे यह बात समझ में आए कि पिंगल न पढ़ो कहने का क्या तात्पर्य है, पिंगल कौन थे और पिंगल ने क्या योगदान दिया। जब आज के बच्चे इस विषय के बारे में जानेंगे या ऐसे महान ज्ञानियों के बारे में जान पाएंगे, तब जो है वे भारतीय संस्कृति के महात्म्य को भी समझेंगे और अपनी परंपरा से जुड़े रहेंगे। क्योंकि हम जितना ही उथला या आधुनिक होने की होड़ में अपनी स्मृति से बिछड़ते जाते हैं, उतने ही खोखले मनुष्य होते जाते हैं और एक भारतीय होने के नाते अपनी सभ्यता संस्कृति से अनजान रह जाते हैं। ये एक निर्मम सत्य है जिसे नीति नियंताओं को समझ लेना चाहिए। इसलिए जब ट्विटर पर आज ये बहस हो रही है कि बाइनरी सिस्टम के खोजकर्ता कौन थे या पास्कल की त्रिकोणमिति और मेरु प्रस्तार में क्या साम्य है, तब सरकार को इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए, इन सब बहसों विमर्शों का संज्ञान लेते हुए पाठ्यक्रम में इन सब विषयों को समाहित करना चाहिए, जिसमें कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उन्हें ये बताया जा सके कि पिंगल कौन थे और पिंगल का क्या योगदान है। मेरे इस वीडियो पर आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा और मैं यह मानता हूं कि बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ ज्ञान देंगे, कुछ सहमत होंगे, कुछ असहमत होंगे, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता है। मैं यह स्पष्ट रूप से मानता हूं, मैं दोनों सभ्यताओं के महत्व को स्वीकार करता हूं। मैं यह मानता हूं कि आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक गणित में जो खोज किए गए हैं वह बिल्कुल वही नहीं है जो प्राचीन भारत में खोजा गया था, लेकिन आधारभूत संरचना अगर हम देखें, उसका हम फाउंडेशन देखें, तो उसके कुछ तत्व भारत में बहुत अनिवार्य रूप से मिलते हैं, इसलिए उसकी महत्ता बहुत बड़ी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।